हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले आउटलाइन बता देता हूं कि हम आज की क्लास में क्या क्या जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जैसे अगर आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप सेट के केस में दो सेट्स का अगर आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हम नॉर्मली प्रोडक्ट ना बोल के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलेंगे। फिर हम उसके बाद आपको रिलेशंस, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बताएंगे एंड कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के बारे में भी बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से। ओके, तो हमारी पहली जो हेडिंग है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट, जैसे नंबर्स के केस में क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन है तो आप डायरेक्टली दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर सकते थे, बट सेट के केस में डिफरेंट रूल लगते हैं। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो हम मान लेंगे कि स्टूडेंट के हमारे पास दो सेट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? नन एम्प्टी सेट होने चाहिए। जैसे ए एंड बी कैसे होने चाहिए? कोई भी आपके पास दो नन एम्प्टी सेट होने चाहिए। आप हिंदी में अरिक्त समुच्चय आप बोल सकते हैं। तो ए बी कैसे होने चाहिए? नन एम्प्टी सेट। इसके पीछे एक रीजन है कि नन एम्प्टी सेट क्यों होना चाहिए, ये हम इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास ए एंड बी कोई दो नन एम्प्टी सेट्स हैं। नन एम्प्टी सेट मीन हर एक सेट में ये जो ए एंड बी है, इन दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट तो है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस टाइप से, ये जो आपको क्रॉस का सिंबल दिख रहा है तो ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ए प्रोडक्ट भी, ये जो प्रोडक्ट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए क्रॉस बी, ये क्या है? इसमें क्या आएंगे? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी, इनको हिंदी में हम बोलते हैं कृमित युग्म। तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इसमें क्या होते हैं? सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए कॉमा बी। ये भी एक समुच्चय होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट अगेन अ सेट होता है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है ए क्रॉस बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे इस टाइप के, आएंगे ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में। जहां पर जो पहला कंपोनेंट है ए, वो आपके सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा सेट है, तो सॉरी, जो दूसरा कंपोनेंट है बी, वो आपके दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। ये तो इसमें डेफिनेशन हो गई। अब इसका जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो ये है कि अगर आपके पास ए एंड बी दो सेट हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा दैट्स इक्वल टू, तो वो सारे ऑर्डर पेयर, तो इनको क्या बोलेंगे हम? जैसे ए कॉमा बी कहीं पे आपको लिखा मिले सेट के केस में, तो ए कॉमा बी ये आपका एक, इसको पूरे को बोलेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर। तो आपका ये जो है ए, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपके पहले सेट से आएगा, तो यहाँ पर ए है पहला सेट, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। और जो सेकंड कंपोनेंट है बी, ए कहाँ से आएगा आपका? दूसरे सेट से, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। जब आपको ए क्रॉस बी पता है तो आप सेम तरीके से क्या कर सकते हैं? बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। तो बी क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे अगर आप समझें, तो बी क्रॉस ए में भी हमारे एलिमेंट किस टाइप के आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर के, क्योंकि डेफिनेशन में ही दिया गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो सेट होगा आपका, वो उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के, ए कॉमा बी फॉर्म के। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए है, तो इसमें ये भी देखिए बी कॉमा ए, ये भी आपका ऑर्डर पेयर में, ये आपको फर्स्ट कंपोनेंट हो गया है, ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। तो आपको ये पता है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो पहले सेट से आता है। तो पहला सेट आपका क्या है? यहाँ पर बी है, तो स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपके सेकंड सेट से आता है, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, और अब एक केस आता है कि अगर कोई सेट है, ये सेट ए है, और आप सेट ए का सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो उस केस में जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो ए क्रॉस ए आप क्या करेंगे? सेट बी की जगह, या सेट बी की जगह क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर दें, तो ए क्रॉस ए आ जाएगा दिस इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में आएंगे ए कॉमा बी, तो ये हो जाएगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसमें सेट बी इक्वल टू, क्या करते हैं, बी इक्वल टू ए रख दिया, तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए इक्वल टू, और बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू ए। तो आपको पता है कि बी एंड ए दोनों एक ही सेट हैं। जैसे कहीं पे लिखा है ए स्मॉल एलिमेंट,
स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, कैपिटल A सॉरी। तो आप एक साथ लिख सकते हैं ना कि A कॉमा B बिलोंग्स टू A। तो वही चीज यहाँ पर की गई है कि A क्रॉस A में बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे A कॉमा B फॉर्म के, जहाँ पर A आपका A एंड B के यहाँ से आएंगे, आपके सेट के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, अगर हम क्विक रिकॉल करें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए आपके पास जो दोनों सेट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। नॉन एम्प्टी अगर सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस B, तो वो भी एक आपका सेट होगा। उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर के, ऑर्डर पेयर फॉर्म के होंगे, जैसे A कॉमा B या B कॉमा A फॉर्म के होंगे। तो ये है, ये इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, या आप हिंदी में बोले तो क्रमित युग्म बोलते हैं, जहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपके पहले सेट से आता है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेट दूसरे सेट से आता है। यहाँ पर सेट बी है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऑर्डर पेयर A कॉमा B एंड B कॉमा A दोनों सेम है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि जो ऑर्डर पेयर है A कॉमा B एंड ऑर्डर पेयर B कॉमा A, ये क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और अगर इक्वल हो सकते हैं तो क्या कंडीशन है। तो स्टूडेंट समझेंगे आप, ये जो ऑर्डर पेयर है A कॉमा B एंड B कॉमा A, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर एग्जांपल के तौर पे लिखें, जैसे 1,2 एक आपको ऑर्डर पेयर के बने, एक आपको गिवन है 2,1, तो ये जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं 1,2 एंड 2,1, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर आपको दो ऑर्डर पेयर गिवन है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कंडीशन होगी जब हमारे जो दो ऑर्डर पेयर इक्वल हों। अगर आपको बोला गया है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो क्या कंडीशन होगी, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। तो इसका आंसर ये है कि स्टूडेंट, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हैं वो क्या हो, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कि पहले ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, और पहले ऑर्डर पेयर का जो दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के समान हो या दूसरे कंपोनेंट के समान हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर ए बी, यहाँ पे अगर सी डी कर देता तो ए इक्वल टू सी होता, बी इक्वल टू बी। तो अगर मैं यहीं पे बात करूं कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए जो दो ऑर्डर पेयर हैं इक्वल कब होंगे, जब ए इक्वल टू बी हो, फर्स्ट कंपोनेंट ए आपस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। अब जो हमने डेफिनेशन में लिखा था कि जो हमारे सेट हैं ए एंड बी, ये कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। अब यहीं पे हम आपको बताते हैं कि अगर हमने सेट ए या सेट बी में से कोई भी सेट को, सेट ए या सेट बी में से हमने किसी भी सेट को अगर हमने एम्प्टी सेट मान लिया, तो अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा। इसलिए हम जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखेंगे तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हमेशा सेट ए एंड वी को हमेशा नॉन एम्प्टी सेट मानेंगे। ठीक है, तो अगर हमने सेट ए या सेट बी में से किसी भी सेट को अगर एम्प्टी सेट मान लिया, तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। तो ये कब पॉसिबल है, या तो सेट ए एम्प्टी हो या सेट बी एम्प्टी हो, तभी हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट आएगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास जो सेट गिवन है उसमें अगर सेट ए है, सेट में अगर अवयवों की संख्या अगर p है और सेट बी में एलिमेंट्स की जो संख्या है वो q है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट सेपरेट हो जाएगी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं आपके p, तो हो जाएगा p, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं q, तो हो जाएगा p इंटू q। ओके, तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गिवन है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ओके, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, आपको दो क्वांटिटी दे सकती है, ऐसे यहाँ पर दो सेट हैं, ऐसे आप सेट 3 सेट ले सकते हैं, ऐसे 4 सेट ले सकते हैं, एंड आप फाइनाइट सेट ले सकते हैं और अगर ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 इंटू A2 इंटू यहाँ पर वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है, समझ रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। तो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस सी। नेक्स्ट पॉइंट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ वी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ ए क्रॉस सी। नेक्स्ट है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी माइनस का ए क्रॉस सी। और एक और पॉइंट है कि अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन विद डी। तो स्टूडेंट आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की जो डेफिनेशंस हैं और उनके जो रूल हैं कि ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे कब इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंटों के बीच में रिलेशन क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिलेशंस की। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स सीख लिया, तो रिलेशंस में क्या होगा स्टूडेंट, रिलेशन एक क्या होता है, रिलेशन होता है आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एक सबसेट होता है। तो डेफिनेशन देखेंगे कि अगर आपके पास ए एंड बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं या आरेख समुच्चय बोल सकते हैं, तो जो आपका रिलेशन है, जैसे हिंदी में संबंध बोलते हैं, तो जो रिलेशन है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आपका सबसेट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट टू सेट्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट होता है। ओके, अगर स्टूडेंट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कहीं पे लिखा मिले कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो हम कहते हैं कि जो एलिमेंट ए है, ये तो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, तो ए क्या है, ए स्मॉल ए है जो कैपिटल ए है और उसका एलिमेंट है, और जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो ये अगर आपको ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखा मिले तो इसका मतलब होता है कि जो सेट जो आपका एलिमेंट है ए वो क्या है, रिलेटेड टू बी। तो ए का संबंध बी के द्वारा है, इसे हम ए रिलेटेड टू बी के रूप में लिख सकते हैं। अब बात आती है डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन को हिंदी में हम प्रांत बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर, या लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो अब स्टूडेंट आपको जो भी रिलेशन गिवन है, अगर आपको कोई रिलेशन गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इसकी डोमेन क्या होगी या प्रांत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको लेकर आप एक सेट बना देंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगी। और अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास रिलेशन की बने उसके क्या करेंगे, जो सेकेंड कंपोनेंट है जैसे बी है तो उसके द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट आपको लेने हैं और एक सेट बना देना, तो आपको रेंज मिल जाएगी रिलेशन की। ओके, अब बात आती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी पता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि ए एंड बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, किस फार्मूला से। तो ये बताते हैं फार्मूला कि मान लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, पी, और ये मान लिया कि जो सेट बी है उसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है वो क्या है, क्यू। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूज करें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो यहाँ पर ए से बी तक कुल रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी इंटू क्यू। तो ए से बी तक का जो टोटल रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर पी क्यू। ओके, तो आई होप आपको रिलेशन, डोमेन एंड रेंज और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में
बात करेंगे। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर हम बात करें जो मेन है, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या किया था कि स्टार्टिंग से ही हम जो भी सेट ले रहे थे वो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे थे। नॉन एम्प्टी सेट इसलिए ले रहे थे क्योंकि अगर हम एक क्रॉस भी निकल रहे थे तो हमें नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट। तो हम मानेंगे कि जो हमारा सेट ए है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, और आर क्या है, आर कोई रिलेशन है किस सेट पे, सेट ए पर। तो जो रिलेशन है आर, उसको हम रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य कब बोलेंगे, ये तब बोलेंगे जब स्टूडेंट ए कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है वो क्या हो, रिलेशन में बिलोंग करे। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई रिलेशन है जो कि सेट ए पर डिफाइंड है, तो अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है, तो हम बोलेंगे जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, या आप बोल सकते हैं स्वतुल्य रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है आपका, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम ये कह दें या आपको ये दूसरा ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए मिल जाए, वो भी अगर आर में हो, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies v कॉमा a belongs to r for all a कॉमा b belongs to a, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, या आप बोल सकते हैं सममित। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे हम संक्रामक बोलते हैं। तो आर को ट्रांजिटिव कब बोलेंगे कि यदि a कॉमा b belongs to r और b कॉमा c belongs to r, और अगर ये इंप्लाई कर जाए, जैसे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर आपने दिखा दिया कि ये जो ऑर्डर पेयर है a कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू a, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी रिलेशन की बात। तो ए पर आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई सफिक्स ए के द्वारा डिनोट करते हैं, दैट्स इक्वल टू वो सारे ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हम तत्समक संबंध भी बोलते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, अगर हम मेनली बात करें तो एक हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, दूसरा हो जाता है सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो अब बात आती है कि अगर कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे, अगर कोई एक ऐसा रिलेशन आपको दिया गया आर जो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, मींस रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो हम क्या इस टाइप के रिलेशन को कुछ स्पेशल नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो चलिए ये भी जानते हैं। तो अगर हमारे पास जो रिलेशन गिवन है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिलेशन, तो हम बोलेंगे ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन। तो समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, मीन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे जो हमारा रिलेशन है वो आपका कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इन तीनों कंडीशंस में थे, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से अगर एक भी कंडीशन फेल होती है, तो हम बोल देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर एक भी फेल हो रही है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है इनवर्स रिलेशन। तो बात करेंगे कि हम किस टाइप के रिलेशन को इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो यदि आपके पास आर कोई रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी तक डिफाइन है, मीन आर क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसीलिए लिखा है कि एक जो रिलेशन है आर वो सेट ए से सेट बी तक एक आपका रिलेशन दिया गया है। तो अगर हम आर के इनवर्स की बात करें, इनवर्स ऑफ आर या आर का व्युत्क्रम बोल सकते हैं, इसको हम आर पावर -1 के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसका मीन क्या होता है, इनवर्स ऑफ आर। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन को किस टाइप से डिनोट करते थे, रिलेशन में वो सारे एलिमेंट्स आते थे, वो सारे ऑर्डर पेयर आते थे ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जैसे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो आर इनवर्स में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर ये वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कि बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस टाइप के आएंगे सारे एलिमेंट। जैसे जो रिलेशन था, रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं अगर आप याद करें तो उसमें ऑर्डर पेयर टाइप के ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। बट आर इनवर्स के केस में क्या है, ए कॉमा बी की जगह हो जाएगा आपका बी कॉमा ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान रखना होगा कि जो ऑर्डर पेयर है वो आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम आर इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में लिखें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, तो अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, और अगर बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में तो आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर में। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कोई भी अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर आपके पास कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अगर आप उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं या प्रतिच्छेदन बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मान लिया एक R1 है दूसरा R2 है, दो इक्विवेलेंस है R1 एंड R2, अगर आप दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही मिलेगा। तो यही नोट 1 है कि कोई भी अगर आप दो इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं या तुल्यता संबंध लेते हैं तो उनका प्रतिच्छेदन करेंगे आप, तो आपको जो सेट मिलेगा वो भी एक आपको, क्योंकि रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो वो भी एक सेट रहेगा। तो क्या है कि अगर आपने दो इक्विवेलेंस रिलेशन लिए उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध होगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 एंड R2, तो अगर आप R1 यूनियन विथ R2 करेंगे तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो रिलेशन, ये पॉसिबल नहीं है। केवल इंटरसेक्शन के केस में ऐसा ट्रू है कि अगर आपके पास दो रिलेशन गिवन है और अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी रिलेशन होगा, बट यूनियन के केस में ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास दो रिलेशन गिवन है तो अगर आप यूनियन उनका ले रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो यूनियन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन का वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए एक आपको काउंटर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपका कोई आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पर ए पर, तो आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो जैसे मान लीजिए कोई एक सेट ए है और आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए, तो आर इनवर्स भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट ए पर। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के लिए आपको कितने दो रिलेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी। तो दो रिलेशन क्या है, यदि आर एक आपका एक रिलेशन है और एक एस, दो रिलेशन हमने मान लिए, और जो रिलेशन आर है वो कौन से सेट से है, समुच्चय ए से समुच्चय बी तक है, और सेट जो रिलेशन एस है वो सेट बी से सी तक है। तो दो रिलेशन माने,
एक आर रिलेशन है, एक एस रिलेशन। आर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है? आर रिलेशन सेट ए से सेट बी तक है, और जो एस रिलेशन है वो सेट बी से सेट सी तक है। तो अगर हमें एस कंपोजिशन विद आर, तो ये क्या है? ये जो ओ आपको नजर आ रहा है, इसको एस ओ आर की जगह आप एस कंपोज विद आर, तो कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन एस कंपोज विद आर, ठीक है। तो ये एस कंपोज विद आर, ये भी आपका एक रिलेशन होगा। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन इज ऑल्सो रिलेशन, ठीक है। तो एस कंपोजिशन विद आर कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? आपका सेट ए से सेट सी तक डिफाइंड है। तो ऐसा कि जैसे मान लीजिए आप, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एस कंपोजिशन विद आर, इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंबल है ये है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मींस कम से कम आपको एक, देयर एग्जिस्ट मींस एक तो एटलीस्ट वन आपको एक ऐसा बी मिलेगा जो कैपिटल बी से होगा, जो कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में करेगा और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस करेगा। तो ये जो रिलेशन है आर कंपोजिशन विद एस एंड एस कंपोजिशन विद आर, तो ये आपका एक कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कहलाता है। तो अगर आप आर कंपोजिशन विद एस निकालें एंड एस कंपोजिशन विद आर निकालें, तो ये इक्वल नहीं होते स्टूडेंट, हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन समझ में आया होगा। ओके, तो स्टूडेंट चलिए आज हमने जो पढ़ा है उसकी हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं। तो आज के जो मेन पॉइंट हैं वो हमने क्या सीखे? एक पहला पॉइंट था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के लिए आपके पास कोई भी दो सेट कैसे होने चाहिए थे? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए थे। तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को आप किस टाइप से डिफाइन करते थे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की मैथमेटिकली नोटेशन या डेफिनेशन है, तो ये समझ गए आप। और फिर नेक्स्ट है, बताया था आपको कि जो रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपका एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइंड होता है। तो रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का आपका सबसेट होता है। फिर हमने आपको बताया था कि यदि ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आपका रिलेशन से है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एलिमेंट ए है वो रिलेट कर रहा है रिलेटेड टू एलिमेंट बी, जैसे हम ए आर बी, या इसे पढ़ेंगे ए रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से है या ए बी से संबंधित है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या था कि एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव या स्वतुल बोल सकते हैं, और सिमेट्रिक हो और संक्रामक हो, मीन ट्रांसिटिव हो, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी कि जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू करना चाहिए आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और सिमेट्रिक की कंडीशन थी कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कर रहा है आर में, तो दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी आपका आर का मेंबर होना चाहिए, जहां पर ए एंड बी आपके सेट ए के एलिमेंट है। और ट्रांसिटिव की कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास कोई दो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी आपके रिलेशन के मेंबर हैं, तो अगर आपने ये दिखा दिया कि ए कॉमा सी भी आर का मेंबर है, तो हम, और जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी अगर आपके सेट ए के एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है। तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? ऐसा रिलेशन जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन को फेल करता है, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को हम स्टूडेंट यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको फंक्शन, एक स्पेशल टाइप की जो रिलेशन होंगे जिसके जिन्हें बोलते हैं फंक्शन, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।